चलिए ओए, आप सब एक चीज लिख लो। कल मैंने आपको एक छोटा सा कंसेप्ट प्रूफ करवा दिया था ना। ओए, करंट कैरिंग वायर पे फोर्स मैंने करवा दिया था ना। अरे वायर पे कितना फोर्स लगता था, पढ़े थे ना? क्या था? हाँ, BIL और क्या, साइन थीटा, है ना। चलिए तो एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और फिर 5 मार्क्स का एक बड़ा सा आराम सा कर लेंगे, हो गया। देखिए तो, लिखिए मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन, बातें नहीं करना, ध्यान से सुन लो, बस जल्दी छोड़ दूंगा। मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन, ओए बातें नहीं, मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्ट, लिखो मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू पैरेलल, मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। सिर्फ आप इसका फॉर्मूला याद कीजिएगा, ठीक है, और कुछ नहीं। देखिए एक चीज बता देता हूं, सब लोग ध्यान देना। मान लीजिए आपके पास दो वायर है और दोनों में करंट है सेम, ये इनफाइनाइट वायर ही है। एक वायर का नाम रखते हैं PQ और एक वायर का नाम रखते हैं RS। करंट I1 और करंट, सुनो ना, पहले तो मेन बात आप याद करो जो ज्यादा पूछा जाता है। दोनों में करंट का डायरेक्शन क्या है? अरे दोनों में करंट का डायरेक्शन क्या है? नहीं नहीं, सेम या अपोजिट? सेम करंट का डायरेक्शन है तो बताइए दोनों वायर के बीच में अट्रैक्शन या रिपल्सन? अट्रैक्शन। ओए, दोनों वायर के बीच में कैसा फोर्स? लिख लीजिए, अट्रैक्शन। ये इसको इधर खींचेगा और ये इसको, ध्यान दो सब, दो सेम चार्ज होता है तब कैसा फोर्स? रिपल्सन। लेकिन जब दो सेम करंट हो वायर में तब कैसा फोर्स? ये तो याद करके जाना, ऑब्जेक्टिव में पूछता है। अच्छा सुनो तो, अगर वायर में अपोजिट करंट हो I1 I2 तब कैसा? रिपल्सन। ये याद रखिएगा, लिख लीजिए। पहले तो आप सबसे पहले फोटो बना लो, रिपल्सन। ऑब्जेक्टिव में इतना ही आपसे पूछा जाएगा। दो वायर में सेम करंट, अट्रैक्शन। दो वायर में अपोजिट करंट, रिपल्सन। दोनों वायर के बीच के दूरी को क्या मान लीजिए? D। यहां पे वायर का डिस्टेंस क्या मान लिए? अब पूछता है कि दोनों के बीच में फोर्स का वैल्यू बताइए। एक ऑब्जेक्टिव में ये और एक वैल्यू, दो ही चीज याद रखना है, बाकी कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। पहले लिख लो, याद रखना चार्ज का उल्टा चल रहा है इसका खेल। दो सेम चार्ज में रिपल्सन होता था, लेकिन दो सेम डायरेक्शन के करंट में क्या हो रहा है? अट्रैक्शन। दिमाग में याद रखना है। कैसे होता है आपको बताए थे, फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा बाद में, लेकिन अभी इतना याद कीजिए। सेम डायरेक्शन अगर दोनों वायर में करंट रहे तो समझिएगा अट्रैक्शन, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में रहे तो रिपल्सन। फटाफट लिख लीजिए, एक लाइन लिख लो जल्दी से। फिगर बन गया? जल्दी करो। इसके बाद एक पढ़ाऊंगा आपको मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, 5 मार्क्स का हो गया। लिखे तो, लेट अस कंसीडर, थोड़ा रफ्तार में लिखो। लेट अस कंसीडर टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर। लेट अस कंसीडर टू पैरेलल, let us consider two parallel current carrying wire. Let us consider two parallel current carrying wire, PQ and RS. दो वायर कौन कौन सा है? PQ and RS. Carrying a current I1 and I2. Carrying a current I1 and I2, and distance between wires is D. Carrying a current I1 and I2,
एंड डिस्टेंस बिटवीन वायर्स इज कितना, d। वायर के बीच का डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस बिटवीन वायर्स इज d। लिख लिए, नीचे लिखे, एक काम करो ना, फिगर आप दोनों बना लिए थे, चलिए तो नीचे लिखे तो मैग्नेटिक फील्ड लिखो, लाइन चेंज करके लिखेगा, एक फॉर्मूला लिखना है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर PQ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर PQ at वायर RS। PQ के कारण RS के जहां पर है वहां मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, आप बताओ, पहले मुझे बताओ PQ कैसा वायर है, स्ट्रेट, क्या इनफाइनाइट वायर है, कितना मैग्नेटिक फील्ड देगा, अरे म्यू नॉट बाई, नीचे लिखे 4 पाई नहीं, म्यू नॉट बाई 2 पाई I बाई, लेकिन ये PQ वायर दिया है इसलिए इसका करंट कितना I1। अरे PQ का मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, इनफाइनाइट वायर का क्या होता था, म्यू नॉट बाई 2 पाई I बाई D, वही R जो होता था वो यहां पे क्या है D। लिख लिए, हमको निकालना क्या था, फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला BIL। अच्छा इसका मैग्नेटिक फील्ड किधर, इनवर्ट, अच्छा इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड मतलब क्या, ये इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड है और करंट आगे है, दोनों के बीच का एंगल 90 ना, तो 90 के लिए फोर्स का फॉर्मूला BIL, अरे 90 पे फोर्स का फॉर्मूला लगाइए, नीचे लिखिए फोर्स ऑन वायर RS, फोर्स ऑन वायर RS कितना, फोर्स ऑन वायर RS कितना BIL, रख दीजिए, B का वैल्यू म्यू नॉट बाई 2 पाई I1 बाई D, ये सब आया, RS का फोर्स निकालना है तो RS का करंट I2 और लेंथ क्या मान लें, ये हो गया F, लेकिन क्वेश्चन में पूछता है F नहीं पूछता है, क्वेश्चन में पूछता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो F बाई L क्या हो जाएगा, जो होगा वही याद कर लीजिए, म्यू नॉट बाई 2 पाई I1 I2 बाई D, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा न्यूटन बटे, अरे न्यूटन बाई, खत्म। आपसे पूछेगा दो वायर के बीच में फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना, म्यू नॉट बाई 2 पाई I1 I2 बाई D, सेम डायरेक्शन में करंट हो तो अट्रैक्शन, अपोजिट में हो तो खत्म। अरे ये फॉर्मूला सबको याद है ना BIL, B का वैल्यू सामने है, I मतलब इसका करंट I2 है और लेंथ को L माने, L से डिवाइड कर दिए तो क्या बन गया म्यू नॉट बाई 2 पाई I1 I2 बाई D, खत्म। अरे आया, सेम डायरेक्शन में करंट हो तो अट्रैक्शन, अपोजिट में हो तो, अच्छा कोई जानना चाहता है कैसे, तो सुनो, करंट आगे था तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बना, और फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है, करंट पे 4 फिंगर और मैग्नेटिक फील्ड पे थंब, यही ना, करंट है ऊपर और मैग्नेटिक फील्ड है नीचे, बोलो मेरा हाथ क्या उसके तरफ जा रहा है, उसके तरफ है, मतलब कैसा फोर्स, अट्रैक्शन। इसमें निकालते तो क्या होता, मैग्नेटिक फील्ड इसका भी इनसाइड, इसका फोर्स निकालते देखो क्या ये इधर की तरफ जा रहा है, इसलिए रिपल्सन। बट आपको इतना दिमाग नहीं लगाना है, आपको क्या याद रखना है, सेम करंट हो तो अट्रैक्शन, अपोजिट करंट हो तो रिपल्सन, याद रहेगा, बस खत्म। एक लास्ट टॉपिक, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, 5 मार्क्स में पूछता है, फटाफट लिख लीजिए, जल्दी से लिखिए, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर शॉर्ट फॉर्म में क्या कहेंगे, MCG, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अरे ये कुछ नहीं है, गैल्वेनोमीटर आप पढ़े थे, क्या था गैल्वेनोमीटर, अरे गैल्वेनोमीटर क्या मेजर करता है, स्मॉल करंट ना, वही इसका डेफिनेशन लिखना है, 5 मार्क्स में आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा 5 मार्क्स के लिए। लिखिए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर MCG क्या करता है, ये मतलब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का क्या काम है, इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट द स्मॉल करंट एंड इट्स, लिख लीजिए खुद से लिखो, इट इज अ डिवाइस, लिखिए फटाफट, इट इज अ डिवाइस, ये पढ़े हो ना आप, इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू, it is a device which is used to measure the small current, which is used to measure the small current।
which is used to measure the small current and its direction, which is used to measure the small current and its direction. अब तो ये सिर्फ पढ़े थे इतना ही, और हमने उसको यूज किया था अमीटर वोल्ट मीटर में, याद है। लेकिन अब हम देखेंगे ये कैसे बनता है। तो नीचे लिखिए कंस्ट्रक्शन। सुनो तो, जो जो दिखेगा ना फिगर में, आपको मैं जो जो बना के दिखाऊंगा वही सब आपको दिमाग में बैठा लेना। सुनो तो, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन, कोई बनाना मत, सिर्फ पहले देखो। ओए, इधर होता है एक मैग्नेट, इधर क्या होता है, मैग्नेट का नॉर्थ पोल सिलेंडर के फॉर्म में होता है। किसके फॉर्म में? और इधर आपके पास दूसरा मैग्नेट का पोल, कौन सा? साउथ पोल। कैसे बनता है ध्यान से देख लो। ये बीच में आपका एक नॉर्थ पोल है और एक क्या है? साउथ पोल है, कॉनकेव के जैसा बना हुआ दिख रहा है। अब सुनो, इस बीच में लगा होता है एक सिलेंड्रिकल फ्रेम, किसी मेटालिक सिलेंड्रिकल फ्रेम का यूज करते हैं, तो यहां लगा होता है मेटालिक सिलेंड्रिकल फ्रेम, है ना। ऐसा लिया होता है जो काफी लाइट हो, जैसे एल्युमिनियम को यूज करते हैं। सिलेंडर हो गया, और सुनो, सिलेंडर के ऊपर ऐसे करके बहुत बार वायर को रैप कर दिया जाता है, वायर को वाउंड कर दिया जाता है। देखिए, और इस पर हम क्या लपेटते हैं बताइए? वायर किस शेप में दिखने लगा? वायर रेक्टेंगल के शेप में। अरे जो वायर है आपका, ये कॉपर का जो कॉइल है, किसके शेप में? और इस कॉइल को हम लोग सस्पेंड कर देते हैं एक स्ट्रिप के थ्रू। ये स्ट्रिप बना होता है फॉस्फर ब्रोंज का। किसका? फॉस्फर ब्रोंज। जो सब दिख रहा है वही लिखना है। और नीचे फॉस्फर ब्रोंज का ही बना हुआ एक क्या लगा देते हैं? अरे बोलो, स्प्रिंग। क्या लगा देते हैं? यही है आपका मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। क्या क्या लिखोगे? एक रेक्टेंगुलर कॉपर का कॉइल किसके ऊपर लपेटा रहता है? सिलेंड्रिकल फ्रेम के ऊपर, सिलेंड्रिकल मेटालिक फ्रेम के ऊपर। इसको किससे सस्पेंड करते हैं? फॉस्फर ब्रोंज के स्ट्रिप से। और इसको कहां रख देते हैं? मैग्नेटिक पोल के बीच में। मैग्नेटिक पोल जो आपने ऐसा लिया है ना, वो लेने का रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि ये प्रोड्यूस करता है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड मतलब समझे? देखो, क्या ये बिल्कुल, देखो क्या ये बिल्कुल कर्व के फॉर्म में है? अरे सर्कल के फॉर्म में। तो यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा ना, वो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा इस क्वाइल के प्लेन के पैरेलल रहेगा, क्वाइल के प्लेन के। इसलिए ऐसा लिया जाता है, जैसे यहां से मैग्नेटिक फील्ड निकला, यहां से निकला, ये हमेशा रहेगा क्वाइल के प्लेन के पैरेलल। इस तरीके से कुछ बनता चला जाएगा। यस और नो? अच्छा, ये सर्कल के फॉर्म में, तो आपको पता है ना ये कितना एंगल बन रहा होगा, तो ऐसे बनाया जाता है। खैर सुनो, आपको इसमें जो जो दिख रहा है वो फिगर में याद रखना है। क्या क्या सुना? हमारे पास एक क्वाइल है, किसका? कॉपर का। किसके ऊपर रैप्ड है? अरे किसके ऊपर वाउंड है? सिलेंड्रिकल फ्रेम पे। सिलेंड्रिकल फ्रेम किससे सस्पेंड हुआ? फॉस्फोरस ब्रॉन्ज के स्ट्रिप से। उसको कहां रख दिया गया? दो मैग्नेटिक पोल के, दो रेडियल मैग्नेटिक पोल के बीच में। रेडियल मैग्नेटिक पोल का खास बात, इसका मैग्नेटिक फील्ड हमेशा प्लेन के पैरेलल होता है, क्वाइल के प्लेन के पैरेलल होता है। तो ये सारा कहानी है। और ये स्प्रिंग भी किसका बना होता है? फॉस्फर ब्रॉन्ज का। ये क्या है? स्प्रिंग। ये क्या है? नॉर्थ और साउथ का कौन सा मैग्नेट? परमानेंट मैग्नेट। यस और नो? चलेगा? फटाफट लिख दीजिए। तो फिगर नहीं बनाओ, पहले लिख लोगे क्या? लिखो। नहीं, लेट अस कंसीडर इसमें। इट इज कंसिस्टिंग ऑफ, रफ्तार में लिख लो। इट इज कंसिस्टिंग ऑफ, it is consisting of rectangular coil. It is consisting of rectangular coil. Consisting of rectangular coil of large number of turns. बहुत बार लपेटते हैं ना? Of large number of turns. Of large number of turns of copper wire, of large number of turns of copper wire, of large number of turns of copper wire, copper wire wound at the
wound at the cylindrical metallic frame. wound मतलब रैप करना, wound at the किसके ऊपर, metallic cylindrical frame, metallic cylindrical frame. चलेगा, फुल स्टॉप दो, नीचे लिखो, लिखिए the coil is suspended, the coil is suspended, the coil is suspended between, the coil is suspended between radial magnetic field, the coil is suspended between radial magnetic field through the phosphor bronze strip, through the phosphor bronze strip, through the phosphor bronze strip, and lower end, लिखो, and इसके नीचे क्या जुड़ा रहता है, तो वही लिखना है, and lower end of the coil, lower end of the coil is connected, lower end of the coil is connected, lower end of the coil is connected through the spring. ये भी फॉस्फर ब्रॉन्ज ही होता है, थ्रू द स्प्रिंग, या फॉस्फर ब्रॉन्ज स्प्रिंग भी लिख सकते हो. दिख गया सब कुछ फिगर में, जो था वही लिख दिए, फोटो बना लीजिए. अब 2 लाइन और लिखना है सिर्फ, नहीं 4 लाइन, और इसकी वर्किंग हो जाएगी, खत्म. तो करके जाना आप अच्छे से, बढ़िया से फिगर बना लीजिए. हाँ जी, इसको बनाइए. आ गया क्या? जल्दी करो. लिख लिए? अरे आ गया क्या? चलो नीचे लिखिए वर्किंग. सुनो तो, आपने देखा है जब आप करंट से जोड़ते हो गैल्वेनोमीटर को तो उसका निडल घूम जाता है, ऐसी तो चेक करते हैं. तो जब इसमें करंट आप पास करोगे ना, ओए, जब इसमें आप करंट पास करते हैं तो किसी चीज को घुमाने के लिए क्या लगता है, पता है आपको? फोर्स नहीं, टॉर्क. कोई चीज घूमती है किसके कारण? लिखिए, लिखिए वर्किंग. लिखिएगा, when current passes through the coil, लिखो अच्छे से वर्किंग में, when current passes through the coil, when current passes through the coil, then in radial magnetic field, then
इन रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, आप बताओ जब करंट आता है और मैग्नेटिक फील्ड होती है तो फोर्स लग के टॉर्क बन जाता है ना, देन इन रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस टॉर्क, इट एक्सपीरियंसेस टॉर्क। इसमें क्या लगता है, टॉर्क, टॉर्क, इट एक्सपीरियंसेस टॉर्क विच इज गिवन बाय, बोलिए टॉर्क का फॉर्मूला, विच इज गिवन बाय, ओए जैसे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़े थे पी साइन थीटा, यहां होता है, हाँ जी, एम बी साइन थीटा। एम का मतलब, ये सब आप अगले चैप्टर में पढ़ोगे, वैसे एम का मतलब होता है एन आई ए, और बी सुनो ना, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री, मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के पैरेलल है तो एरिया क्या होता है, सरफेस पर परपेंडिकुलर ना, तो यहां पर साइन थीटा में थीटा कितना लेंगे, बोलिए टॉर्क का वैल्यू एन आई ए बी। ओए इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़े थे पी साइन थीटा, तो मैग्नेट में वही क्या हो जाता है, पी के जगह एम और ई के जगह एम बी साइन थीटा, और एम होता है एन आई ए। करंट और एरिया के मल्टीपल को, यानी करंट और एरिया के प्रोडक्ट को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक मोमेंट, जिसका फॉर्मूला होता है आई ए, और एन है नंबर ऑफ टर्न्स, तो उसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा, एन आई ए। इतना तो पता होगा। तो कितना बन गया टॉर्क इक्वल टू, ये पहला इक्वेशन। अच्छा मुझे बताओ, जब इस पे टॉर्क लगेगा तो ये घूमेगा ना, और जब ये घूमने लगेगा तो इसको घूमने से कौन बचाने का कोशिश करेगा, ये वायर। अरे फॉस्फर ब्रॉन्ज का जैसे ये घूमेगा ना तो फॉस्फर ब्रॉन्ज का वायर उसको उल्टा घुमाना चाहेगा, समझे लॉजिक। अच्छा कोई अपने इसको चाहेगा अपने जगह पे भेज दें, और अपने जगह पे भेजने का मतलब क्या हुआ, उसको अपने पोजीशन पे रिस्टोर करेगा, और ये स्टोर करता है इसलिए कहते हैं रिस्टोरिंग टॉर्क। क्या कहते हैं, चलिए लिख लीजिए, ये लिख लिया है, नीचे एक लाइन लिखना है और फिर उसका वैल्यू लिख देना। लिखे, द टॉर्क विल डिफ्लेक्ट द क्वाइल, टॉर्क से क्वाइल क्या होगा, घूम जाएगा, डिफ्लेक्ट कर जाएगा। द टॉर्क विल, लिखो, द टॉर्क विल डिफ्लेक्ट द क्वाइल, द टॉर्क विल डिफ्लेक्ट द क्वाइल, द टॉर्क विल डिफ्लेक्ट द क्वाइल, सो दैट restoring torque is set up, so that restoring torque is set up, so that restoring torque is set up। क्या होता है restoring torque, लिख लीजिए, restoring torque क्या होता है, जितना आप घूमोगे ना वो चाहेगा वापस आपको वहीं भेज दें, यानी टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू जितना एंगल से आप घूम गए। तो मान लीजिए जिस एंगल से घूमा वो था फाई, अरे जितना आपका घूमा गैल्वेनोमीटर उसको क्या मान लो, उसका नीडल घूमता है ना, वो मान लीजिए फाई, तो ये क्या बन जाएगा, टाउ इक्वल टू, एक कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट को मान लिए सी, और ये हो गया फाई। ये इक्वेशन नंबर, दोनों इक्वल हो जाएगा, वहीं पे जाके नीडल रुक जाएगी। जब कोई चीज घूमता है, अरे आप लोग जानते हो ना एठन, किसी चीज को जब आप सुनो, ओए किसी रस्सी को पकड़ के, कोई रोप को पकड़ के जब आप घुमाते हैं तो देखो थोड़ा देर घूमने के बाद वो टाइट होने लगता है, वो क्या चाहता है, जब छोड़ते हैं तो अपने आप वापस चलाता है, ये सुनो। तो ये भी जब घूमेगा तो आपके फॉस्फर ब्रॉन्ज के वायर में क्या आ जाएगा, टॉर्जन। अरे एठन को क्या बोलते हैं, जब टॉर्जन आएगा तो वो क्या चाहेगा, उसको वापस अपने जगह पे, तो वही फोर्स होता है कितना, कभी आपने किसी रस्सी को घुमाया है, जब आप घुमाते हो तो कुछ देर के बाद जैसे ही छोड़ते हो तो वो फिर अपनी जगह पे आता है ना वापस, वो क्या होता है, टॉर्जन। और उसी को हमने कहा कौन सा टॉर्क, रिस्टोरिंग टॉर्क। देखिए आगे लिखिए, इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब दोनों का वैल्यू अरे सेम, जितना ये घुमा उतना ही टॉर्जन फोर्स लगाएगा तो दोनों एक जगह पे जाके क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम, दोनों का टॉर्क सेम। देखिए इन इक्विलिब्रियम, इन इक्विलिब्रियम, सुनना भाई यहां देखो क्या था फॉर्मूला, एन आई ए बी इक्वल टू सी फाई, बस हो गया खत्म, प्रूफ यहीं तक था। आई इक्वल टू सी अपॉन एन ए बी इंटू फाइव होगा, तो आई इक्वल टू, सुनना इसको एक कांस्टेंट मान लें, नहीं माने, इसको क्या मान लेंगे, एक कांस्टेंट, तो इसको कौन सा कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट मान लो, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, और साथ में क्या, फाई।
नहीं मानना चाहता था कांस्टेंट। तो बोलिए क्या मैं यहां से कह सकता हूं I इज प्रोपोर्शनल टू, यही प्रिंसिपल है किसका, गैल्वेनोमीटर का। ओए करंट उतना ही होगा जितना निडल में डिफ्लेक्शन होगी, यानी करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्टेड एंगल या एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। लिख लीजिए, नीचे एक लाइन लिख लो, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। तो इसमें यही प्रूफ करना था कि जब एंगल में डिफ्लेक्शन होती है तो निडल घूमता है, और जितना डिफ्लेक्शन होती है करंट का मेजरमेंट भी उसी के प्रोपोर्शनल आता है ना। जैसे 10 डिग्री के घूमने से अगर 2 एम्पियर करंट है तो 20 डिग्री के घूमने से कभी देखे हो गैल्वेनोमीटर या कहीं पे कोई इंस्ट्रूमेंट देखा है, अगर 10 डिग्री के एंगल पे 2 एम्पियर करंट तो 20 डिग्री घूम जाए तो 4 एम्पियर, 30 डिग्री घूम जाए तो 6 एम्पियर, कर सकते हैं मेजर। तो वही होता है, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। किसका प्रिंसिपल है, गैल्वेनोमीटर। खत्म। एक और चीज लिखो, ये खत्म हो गया। अरे बेहुदा करो, लिखिए सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, जल्दी। सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। तुमसे भागने के लिए लग रहा है तुम्हारा नहीं मेरा एग्जाम है। सेंसिटिविटी ऑफ क्या, गैल्वेनोमीटर। ओए बताओ तो, सेंसेबल किसको कहते हैं ज्यादा, जिसको थोड़ी सी आहट भी पता लग जाए, मतलब उसका सेंसिटिविटी अच्छा है, और जिसको 2 थप्पड़ मार दो उसका पता नहीं लगे तो समझो वो सेंसिटिव। समझ रहे हो। तो सेंसिटिविटी का मतलब क्या, थोड़ा सा भी करंट के आने से डिफ्लेक्शन हो जाए तो सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट, और अगर नहीं हो तो लिखिए लिखो अ गैल्वेनोमीटर इज सेड टू बी सेंसिटिव। एक लाइन का डेफिनेशन लिखो, इंपॉर्टेंट है, इसका पार्ट ही है। अ गैल्वेनोमीटर इज सेड टू बी सेंसिटिव। A galvanometer is said to be sensitive if it shows large deflection. If it shows large deflection. If it shows large deflection when a small current is passing through it. When a small current is passing through it. When a small current is passing through, छोटा सा करंट पास करने पर भी बड़ा डिफ्लेक्शन आ जाए तो समझिए कि इसकी सेंसिटिविटीनेस यानी सेंसिटिविटी इसकी अच्छी है, थोड़ा सा करंट को भी ये पता कर लेता है। ठीक है, नीचे लिखिए, हो गया बस। करंट सेंसिटिविटी एक फॉर्मूला होगा, लिखो थोड़ा सा। करंट सेंसिटिविटी, ओए आईएस से डिनोट करते, फटाफट लिखो। करंट सेंसिटिविटी, सुनो पहले देख लो सब लोग, करंट सेंसिटिविटी क्या होता है पता है आपको, फाई अपॉन आई। फाई क्या है, डिफ्लेक्शन, और आई क्या है, लिखिए इट इज डिफाइंड एज डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। It is defined as deflection per unit current. It is defined as deflection per unit current. ये लिख लीजिए। ओए सेंसिटिविटी बराबर क्या हो जाएगा, फाई अपॉन, यहां से कोई बताओ तो फाई अपॉन आई का वैल्यू यहां देखे। अगर मैं इस आई को यहां कर दूं, अरे अगर इस आई को यहां कर दिया जाए तो बोलिए फाई अपॉन आई बन जाएगा। अरे यस और नो, यहां से देख के बताओ ना, इस आई को यहां कर दे तो फाई अपॉन आई क्या हो जाएगा, एन ए बी अपॉन। तो करंट सेंसिटिविटी का ये फॉर्मूला ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए क्या बढ़ाना चाहिए, एन को, ए को और बी को, लेकिन सी को क्या करना चाहिए, कम। सी क्या है, कांस्टेंट। किसका कांस्टेंट, टॉर्जन का, जो आपने घुमाया था। तो टॉर्जन को क्या बोलते हैं, टॉर्जनल कांस्टेंट। लिख लीजिएगा, सी जिसको नहीं पता चले, सी है आपका टॉर्जनल कांस्टेंट। ओए फाई अपॉन आई कैसे निकला, समझ में आया।
बताइए सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए क्या सब बढ़ाना चाहिए? नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया, मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन टॉर्जन कांस्टेंट कम होना चाहिए। तो पूछता है, ये फॉर्मूला याद रखना और खुद से अपने वर्ड्स में बना के लिख देना। अगला लिखिए वोल्टेज सेंसिटिविटी। हो गया बस, क्या तुम्हें ये करने लगता है? वोल्टेज सेंसिटिविटी खुद से लिख लो डेफिनेशन। इट इज डिफाइंड एज डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। कुछ नहीं, यही फॉर्मूला है, पहले लिखो तुम। इट इज डिफाइंड एज डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। वोल्टेज से डिफ्लेक्शन होगा तो वोल्टेज सेंसिटिविटी, और करंट से डिफ्लेक्शन होगा तो करंट सेंसिटिविटी। क्या होगा इसका फॉर्मूला? देखिए वी एस। ओए, वोल्टेज सेंसिटिविटी कैसे निकालेंगे? देखो तो यहां पे फाई अपॉन, यहां पे क्या लिखा है? आई। और सुनो ना, फाई अपॉन, सॉरी, हाँ वोल्टेज सेंसिटिविटी है। देखो यहां पे जैसे आपने लिखा था करंट सेंसिटिविटी फाई अपॉन आई, वैसी वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या लिखेंगे? फाई बाई वी। यस और नो? तो फाई को फाई रख दो, वी क्या होगा? वी होगा आई इंटू आर। फाई बाई आई आप जानते हो पहले से, तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया? एन ए बी अपॉन सी, और साथ में कौन आ गया? खत्म। तो इसमें कौन सा बहुत बड़ी बात था? जो आपने ये पढ़ा था वही ये था। नहीं बस पता लगा? ए, करंट अपॉन, सॉरी, डिफ्लेक्शन अपॉन करंट हो गया करंट सेंसिटिविटी, और डिफ्लेक्शन अपॉन वोल्टेज हो गया वोल्टेज सेंसिटिविटी। नहीं कर लोगे? सुनो, एन का वैल्यू बढ़ाएंगे तो भाई पूछेगा क्वेश्चन, सेंसिटिविटी कैसे बढ़ती है? बाय इंक्रीजिंग करंट, सॉरी, बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स, बाय इंक्रीजिंग एरिया, बाय इंक्रीजिंग और बाय डिक्रीजिंग। लिखना चाहोगे? याद रहेगा? याद रहेगा कि लिख दूं? सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए क्या सब बढ़ाएं? नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया, मैग्नेटिक फील्ड, और क्या घटाना चाहिए? टॉर्जनल कांस्टेंट। ठीक है, खत्म। 5 मार्क्स में पूछेगा, ये खत्म। और इसके साथ एक चीज छूट गया यार, लॉरेंज फोर्स लिखो तो। जय लिखो। अरे ये पूछता है भाई, ओए बहुत सिंपल है, सुनो। ए, सुनो क्या होता है ये, आप मुझे बताओ तो, एक चार्ज पर कौन कौन सा फोर्स लगता है? एक इलेक्ट्रिक फोर्स और एक, बताइए इलेक्ट्रिक फोर्स का वैल्यू क्यू ई। बताइए मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू क्यू वी क्रॉस। पहले बताओ ये तुम्हें पता है? अरे जल्दी बोलो। इन दोनों फोर्स के सम को, अरे इन दोनों फोर्स के टोटल को क्या कहते हैं? खत्म। लिखना है पहले इसका डेफिनेशन। लिखिए, लिख लो। द टोटल फोर्स, और नेट फोर्स भी लिख सकते हैं। द टोटल फोर्स ऑन चार्ज, द टोटल फोर्स और नेट फोर्स ऑन चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड is called Lorentz force, is called Lorentz force। ओए, लॉरेंज फोर्स क्या है? चार्ज पर लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। नीचे लिख लीजिए, इधर देखो, F वेक्टर इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स मतलब Fe और मैग्नेटिक फोर्स मतलब Fm, दोनों लिख दीजिए। Fe का वैल्यू QE और Fm का वैल्यू QV क्रॉस B।
यही आपका जो नेट फोर्स है उसी को क्या कहते हैं? ओए, किस किस का फोर्स लिया आपने? द टोटल फोर्स ऑन चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, यस और नो? द टोटल फोर्स ऑन चार्ज ड्यू टू, बोलो, द टोटल फोर्स ऑन चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से बनेगा इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड से बनेगा इज कॉल्ड लॉरेंस फोर्स। ये लिखे ना, बस। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे बनाते हैं, बाकी खत्म। और बताऊं क्या? तुम सब तो थोड़े में ही थक, ओहो एक मिनट, सुनो, आप लोग को एक चीज और बताना है। नहीं नहीं, क्लास में पढ़ाना नहीं है। तुम सब कुछ पढ़ना चाहते क्या? मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? पढ़ाए तो थे। कैसा क्वांटिटी, ये सब याद है ना? याद रखना। वैसे अगले लेसन में बताऊंगा थोड़ा सा। मैं आप लोगों को ना छुट्टी देने वाला था। तुम लोग को रिवीजन करने में ठीक रहेगा, क्या कहते हो? रुक जाओ, बंद करके वीडियो, फिर बात करते हैं छुट्टी का।